दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया। कोई भी ये बता सकता था कि ली जियांगटोंग असमंजस की स्थिति में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ली जियांगटोंग ने अपने भाई ली युआनमाओ की ओर स्वतः देखा। वह उससे मदद मांगना चाहती थी। ली युआनमाओ कुछ कहने ही वाले थे कि उनके चेहरे पर अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। उनकी आंखों में भय और दहशत साफ टकराना। सुजीमो की किक से ली जियांगटोंग हवा में उड़ गई। जब वह हवा में थी तब उसकी मौत हो चुकी थी। घटनाक्रम इतना तीव्र था कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब ली जियांगटोंग ने अपने भाई की तरफ देखा तो सुजीमो ने पहले ही अपनी उंगलियों में बल लगाकर ली जिंग का गला दबा दिया था और ली जियांगटोंग के पास आने के लिए फ्लो हेवन स्ट्राइड का प्रयोग किया, जिससे सब लोग घबराए नहीं। अभी अभी मैंने उसे घायल किया है, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। चलो सब मिलकर उस महिला को निशाना बनाते हैं। जिंग याओ ने व्यंग्य किया। वहां उपस्थित सभी लोगों को मुक्केबाजी समाज में वर्षों का अनुभव था। वे तुरंत समझ गए कि जिंग याओ के कहने का क्या मतलब था। वास्तव में सुजिमो की पसली के नीचे के क्षेत्र में लगी चोट उतनी गंभीर नहीं थी जितनी अन्य लोगों ने कल्पना की थी। यदि सुजिमो घाव को देखता तो उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि घाव के आसपास की मांसपेशियां सख्त। आक्रमण करना, जिंग याओ चिल्लाया और सभी लोग जवाब में दहाड़ते हुए आगे बढ़े। सुजीमो ने सुजियाओनिंग को अपने आलिंगन में सुरक्षित रखा और अपनी पीठ सभी मुक्केबाज विशेषज्ञों के सामने उजागर कर दी। बैंग 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 हवा में खून की गंध थी। हाथ पैर हर जगह उड़ रहे थे। तलवारें और कृपानें टूटकर जमीन पर बिखरी हुई थी। पर्वतीय निर्भरता। उन्होंने एक ही बार में अपनी सारी शक्ति छोड़ दी और ट्राई रॉक बेयर स्टाइल की शक्तिशाली हत्या शैली का प्रदर्शन किया। सुजिमो को पीछे से रोकने वाले सभी लोग उड़ गए। उनमें से कुछ तो तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गए। अराजकता में खून से सना एक रास्ता था। यद्यपि सुजीमो ने आधे साल तक महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की साधना की थी और उसने केवल पहले भाग का अभ्यास किया था, लेकिन उसके शरीर की शक्ति और ताकत पहले ही अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। यद्यपि वह उसी स्थान पर खड़ा था, फिर भी साधारण प्रसवोत्तर और जन्मजात विशेषज्ञ उसे चोट पहुंचाने में जिंग याओ सुजीमो को चोट पहुंचाने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके हाथों में थंडरबोल्ट सेबर था। माउंटेन रिलायंस के प्रभाव और शक्ति के आगे प्रसवोत्तर विशेषज्ञ उसके सामने पूरी तरह से बेकार हो गए। सुजिमो ने लोगों को 10 फीट से अधिक दूर धकेलने के बाद एक सेकंड के लिए रुक गए। जिंग याओ के नेतृत्व में 10 से ज्यादा कॉन्ने एक्सपर्ट्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सुजिमो के ठीक सामने पहुंच गए थे। उनके पास तलवारें और कृपान तैयार थे। हर जगह ठंडे स्टील की चमक और चमक थी। चकाचौंध और चमक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवारें और कृपान सभी उसकी जमीन फाड़ देने वाली हथेली के प्रयोग से कोई भी नहीं बच सका। सुजिमो का दाहिना हाथ नरम लग सकता है, हालांकि जैसे ही उसने अपने हाथ हवा में लहराए 10 से अधिक हथियार टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गए। सुजिमो दबंग और प्रभावशाली लग रहा था। वह एक आदमखोर जानवर की तरह था। वह बहुत आक्रामक और शक्तिशाली था। उसे छेदो। सुजिमो लड़खड़ाते हुए हल्की सी आवाज निकाली। उसकी पीठ पर खून लगा हुआ था। हालांकि कॉर्नेट एक्सपर्ट सुजीमो को चोट पहुंचाने में असमर्थ थे। जिंग याओ ने मौके का फायदा उठाते हुए सुजीमो की पीठ पर वार कर दिया। घाव 1 फुट से ज्यादा लंबा था। यह भयानक और घिनौना था। सुजियाओनिंग की आंखें ढकी हुई थीं, लेकिन वह समझ सकती थी कि क्या हो रहा था। भाई तो टकराना। सुजिमो ने फ्लो हेवन स्ट्राइड का प्रदर्शन किया। उसने अपने पैरों में ताकत लगाई और जमीन पर तो खाई बन गई। हर जगह बजरी उड़ रही थी। बजरी में फ्लो हेवन स्ट्राइड की ताकत भी थी। जब बजरी भीड़ में लोगों पर गिरती थी तो इससे बहुत बड़ा विनाश होता था। सुजिमो द्वारा भीड़ में कई टूटे हुए हथियार फेंके जा रहे थे। पलक झपकते ही सुजिमो झाओ परिवार के निवास के आंग सुजिमो ने सुजियाओनिंग की रक्षा उसके सामने खड़े होकर की। वे भीड़ का सामना करते हुए दीवार के सहारे झुक गए। उसका हरा लबादा फटा हुआ था और खून से सना हुआ था। उसने भीड़ पर अपनी नजर घुमाई। उसकी आंखों में एक जलती हुई और जानलेवा चमक थी। वह निडर था। भीड़ सुजिमो की स्थिति से उसके इरादे को समझ सकती थी। सुजियाओनिंग दीवार की ओर पीठ करके खड़ी थी। वह ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, उसे मार डालो। जिंग याओ ने जोर से चिल्लाया और अपना हमला शुरू कर दिया। सुजिमो ने आंखें मूंद ली और जिंग याओ पर नजर गड़ा दी। जिंग याओ भीड़ में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके लिए खतरा बन सकता था। सटीक रूप से कहें तो यह उसका थंडरबोल्ट सेबर था जो उसे खतरे में डाल सकता था। स्विश
लंबी कृपान भीड़ को चीरती हुई निकल गई। यह एक भयावह दृश्य था। सुजिमो को अन्य सभी हथियारों का ध्यान नहीं था। उसने अपनी हथेली फैलाई और थंडरबोल्ट कृपान को पकड़ लिया। लपेटो, मारो, खींचो। जिंग याओ का चेहरा बदल गया। थंडरबोल्ट सेबर को उससे छीनने से पहले वह चिल्लाया, अगर दूसरे हथियार बोवाइनटंग सेबर की ताकत से ढके होते तो वे टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन थंडरबोल्ट सेबर अभी भी बरकरार था और वह सुजिमो के हाथों में आ गया। सुजिमो ने पीछे के हाथ से कृपान पकड़ ली और उसे इधर-उधर घुमाते हुए आगे बढ़ते हथियारों को रोक दिया। सभी आगे बढ़ते हथियारों को थंडरबोल्ट सेबर द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया। अच्छा कृपान। सुजिमो जोर से हंसा। उसने आगे बढ़कर एक बड़ा कदम उठाया और तांग मिंगजुन पर तलवार घुमाई, जो उसकी ओर झपटा। तांग मिंगजुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। बचने का कोई रास्ता नहीं था। प्रकाश की धारें चमक उठी। सुजिमो ने तांग मिंगजुन को 2 टुकड़ों में काट दिया। हर जगह खून फैल गया। सुजिमो को कोई भी कृपान तकनीक नहीं आती थी, लेकिन बॉडी टेम्परिंग सूत्र का उद्देश्य शरीर को। जमीन जोर से हिल रही थी। घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। सूर्यास्त के समय लंबे भालों से लैस स्टील बख्तरबंद घुड़सवार सेना का एक समूह पिंग यांग टाउन में भयंकर रूप से घुस आया। उनका नेता सुनिवास का रक्षक लियू यू था। जल्दी करे, जल्दी करे। लियू यू लगातार सेना से आग्रह कर रहा था। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। जीमो को सुनिवास से निकले 3 घंटे हो चुके थे। इस समय शांत और संयमित अंकल झेंग की आंखों में भी बड़ी चिंताएं दिखाई दे रही थी। यू की नज़र पास में खड़े कुछ लोगों पर टिकी थी, जिनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे घबराकर उसकी तरफ भाग रहे थे। वे डरे हुए लग रहे थे कि कुछ लोग झाओ परिवार के रक्षक हैं। लियू यू के दिल में तुरंत ही हत्या का इरादा जाग उठा। वह अपने सैनिकों को उन्हें घेरने का आदेश देना चाहता था। चाचा झिंग ने अचानक कहा, उनके बारे में चिंता मत करो। पहले जिस क्षण वे पिंग यांग टाउन में दाखिल हुए और झाओ निवास की ओर बढ़े, अंकल झिंग और अन्य लोगों ने लगभग 1 दर्जन मुक्केबाजी विशेषज्ञों को देखा। वे सभी घबराए हुए, हताश होकर उस जगह से भाग रहे थे। क्या हो रहा है? अंकल झिंग और लियू यू को बहुत बेचैनी महसूस हुई। कुछ ही देर बाद अंकल झिंग और लियू यू सैकड़ों घुड़सवारों को लेकर झाओ निवास के दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसने वाले थे, झाओ निवास के दरवाजे अचानक खुल गए। एक आदमी और एक औरत उसमें से बाहर निकले। छोटी लड़की की आंखों पर कपड़े की कुछ पट्टियां बंधी हुई थीं, जिन पर खून की बूंदें बिखरी हुई थीं। सचमुच एक भयानक और भयावह अनंत नरक का स्थान था। वह आदमी खून से लथपथ था। हाथ में एक लंबा चाकू लिए वे किसी हत्यारे की तरह लग रहा था, जो अभी अभी नर्क से निकलकर आया हो। फिर भी उसकी नज़र अभी भी उज्जवल और स्पष्ट थी। जब सूर्यास्त की आभा उस आदमी के सुंदर और युवा चेहरे पर पड़ी, तो उसने उस पर एक अस्पष्ट और रहस्यमय चमक डाल दी। सैकड़ों घुड़सवारों की, यहाँ तक कि उनके नीचे खड़े भयंकर घोड़े भी एक अदृश्य और प्रभावशाली आभा से दबे हुए प्रतीत हुए और डर के मारे अपना सिर नीचे कर चुप हो गए। इस समय सभी के लिए सुजिमो अजीब और परिचित दोनों थी। सुशियाओनी को कुछ एहसास हुआ। वह अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को फाड़ने से खुद को नहीं रोक सकी और झाओ निवास के आंगन की ओर मुड़ गई। सुजिमो ने अपनी हथेली आगे पर यूचिहो झाओ परिवार के आंगन से बाहर भागा और धीमी आवाज में बोला, वहां हंगामा मच गया। झाओ परिवार के आंगन में हुए भयानक दृश्य को देखकर हर कोई पहले से ही मानसिक रूप से तैयार था। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर सिर्फ आधे दिन में 1 दर्जन कॉन्नेट एक्सपर्ट अपनी जान गंवा देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि झाओ परिवार और ली परिवार दोनों के पारिवारिक स्वामी मर चुके थे। इसके अलावा सैकड़ों मुक्केबाजी विशेषज्ञ मारे गए थे। इसका मतलब था कि ये 2 बड़े पारिवारिक कबीले तकनीकी रूप से पिंग यांग टाउन से खत्म हो चुके थे। क्या दूसरे युवा मास्टर ने इन सभी लोगों को मार डाला? यह संदेह हर किसी के दिल में था। यूचिहो ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मिस्टर झेंग, युवा मास्टर और लियू यू से जो मैंने समझा है, उसके अनुसार दूसरे युवा मास्टर 3 महीने पहले शुरुआती चरण के कॉन्नेट एक्सपर्ट के साथ मुश्किल से ही मुकाबला कर सकते थे। 3 महीने बाद वह इतने डरावने क्यों हो गए? मिस्टर झिंग हैरान दिखे। उन्होंने आह भरी, हम कुछ रहस्यों की रक्षा कर रहे हैं और उनके बारे में बात करने से इनकार कर रहे हैं। हमारे दूसरे युवा स्वामी, मुझे डर है कि उनके पास भी कई रहस्य हैं। जिमो अपने घर वापस आ गया। दरवाज़ा बंद करते ही उसके चेहरे पर
गहरी थकान साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर लगे कुछ घावों से उसे बहुत ज्यादा खून नहीं बहा, हालांकि दर्द अभी भी असहनीय था। इसके अलावा सुजिमो बिना एक पल भी आराम किए 3 घंटे तक लगातार हत्या करता रहा था। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां। सुजिमो 3 घंटे की नींद के बाद ही जागा। उसकी सारी थकान दूर हो चुकी थी और वह जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था। सुजिमो को लगा कि कुछ अलग था। उसने आज लगे घावों को छुआ, लेकिन कोई निशान महसूस नहीं हुआ। केवल त्वचा थी जो जेड की तरह चिकनी और महीन थी। इतनी शक्तिशाली उपचार क्षमता। सुजीमो मन ही मन आश्चर्यचकित था। इसके साथ ही सुजिमो के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने चुपचाप मन ही मन शरीर को पत्थर बनाने की साधना की। सुजिमो को अपनी मांसपेशियों में कसावट का एहसास तुरंत ही हो गया था। उसकी मांसपेशियों का हर इंच बिना किसी अंतराल के एक साथ दबा हुआ था। वे चट्टान की तरह सख्त और दृढ़ थे। इसे भी एक वरदान माना जाता है। सुजिमो ने मन। अंकल झिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। छोटी उम्र से ही बड़े भाई ने हमें मार्शल आर्ट सीखने से मना किया था। उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दूर भेज दिया और हमें पारिवारिक व्यवसाय में हस्तक्षेप करने से मना किया। बहुत सी बातें हैं बड़े भाई ने जानबूझकर या अनजाने में जियाओनिंग और मुझे सुपरिवार से दूर कर दिया था। जियाओनिंग सरल और मासूम है और उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन मैंने लंबे समय से इस पर ध्यान दिया है। सुजिमो ने धीरे से कहा, अगर जियाओनिंग ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखी होती तो आज की यह घटना शायद न होती। मैं बता सकता हूँ कि आज अंकल झिंग बड़े भाई का क्या व्यवसाय है। क्या वह केवल घोड़े बेचते हैं? वह व्यापार करने के लिए दा क्यूई देश में न जाकर यान देश क्यों गए? अंकल झिंग ऐसे लग रहे थे जैसे वे मुश्किल स्थिति में हों। वे कुछ कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने अपनी जुबान रोक ली। दोनों एक दूसरे का सामना चुपचाप कर रहे थे। माहौल धीरे धीरे दमघोंटू होता जा रहा था। सुजिमो के शब्द चौंका देने वाले थे जब उन्होंने अचानक कहा, क्या मेरे माता पिता की किसी ने हत्या कर दी थी? अंकल झिंग का चेहरा अचानक बदल गया, हालांकि अगले ही पल वह सामान्य हो गया। अंकल झिंग, जीमो अब पहले जैसा कमजोर और कमजोर विद्वान नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपने भी खुद देखा होगा। सुपरिवार आखिर किससे डरता है? सुपरिवार का दुश्मन कौन है? मुझे बताओ। सुजीमो ने अंकल झिंग की बांह पकड़ी। उसकी आंखें भयावह और ठंडी चमक रही थी। अंकल झिंग ने एक लंबी सांस ली। दूसरे युवा मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता। बात बस इतनी है कि आपको बताने से आपका कोई भला नहीं होगा। निश्चित रूप से आप पहले से अलग हैं। आप अधिक शक्तिशाली हो गए हैं और कई कॉग्निटिव विशेषज्ञों को भी मार सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद अंकल झिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरकार ये अभी भी नश्वरता की ताकत ही है। ये शब्द परिचित लग रहे थे। आधे साल पहले उसके जाने से पहले शेन मेकी ने सुजीमो से कहा था कि भले ही वह भविष्य में प्रसवोत्तर या जन्मस्थान के क्षेत्रों को प्राप्त कर ले, लेकिन वे केवल नश्वर शक्ति वाले हैं और अमर लोगों के प्रहार का भी सामना नहीं कर। सुजिमो समझ गया कि अंकल झिंग क्या कहना चाह रहे थे, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुपरिवार का दुश्मन लंबे समय से महान अमर साधक थे। इसके अलावा सुजिमो ने संयोगवश एक परफेक्टेड गोल्डन कोर को नाराज कर दिया था। ये सभी घटनाएं नीति का हिस्सा लगती थीं। कई उतार चढ़ाव के बाद भी वे इससे बाहर नहीं निकल पाए। सुपरिवार का दुश्मन किस क्षेत्र में है? क्यूइशो फाउंडेशन स्थापना साधक या सिद्ध स्वर्णकोर? सुजीमो ने शांति से पूछा। उसने बहुत पहले ही डाईयू से सुना था कि क्यूई संघनन क्षेत्र में नश्वर लोगों को क्यूई शोधन योद्धा कहा जाता था। वहां 10 स्तर थे और 10वां स्तर सिद्ध स्तर था। फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में रहने वालों को साधक कहा जा सकता था। केवल गोल्डन कोर क्षेत्र में रहने वाले लोग ही सिद्ध कहलाने के योग्य थे। आप जाहिर है अंकल झिंग को आश्चर्य। इसके अलावा आधे साल के दौरान हुए तो नरसंहारों ने सुजीमो के आत्मविश्वास को काफी बढ़ा दिया था। चाचा झिंग, क्या आपका मतलब यह है कि अगर मैं क्यूई शोधन योद्धा पर हमला करने और उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हूं तो आप मुझे सब कुछ बता देंगे और अब मुझसे सच्चाई नहीं छिपाएंगे? सुजीमो ने फिर पूछा। ये अंकल झिंग ने झिझकते हुए कहा, दूसरे युवा गुरु, आपके पास आत्मा की जड़ नहीं है। आप केवल जीवन भर के लिए नश्वर हो सकते हैं, अंततः आप अमर लोगों के बराबर नहीं हो सकते। सुजीमो ने उपहास किया। उसने डाईयुए द्वारा पहले कही गई बात को याद किया और सहजता से टिप्पणी की, क्यूई शोधन योद्धा किस तरह के अमर माने जाते हैं, यहाँ तक कि पूर्ण स्वर्ण कोर भी खुद को अमर। जब डाईयू ने यह कहा तो सुजीमो उसके घमंडी और दबंग आभा से दंग रह गया।
जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को छोटा कर दिया। अब अंकल झेंग के चेहरे पर भी वही भाव थे। उनके जबड़े थोड़े खुले हुए थे और उनका चेहरा सदमे से भर गया था। चलो युवा मास्टर के वापस आने का इंतजार करें, उसके बाद ही हम इस बारे में फिर से बात करेंगे, अंकल झेंग ने आखिरकार कहा। सुजिमो ने अंधेरे में ही खेती के मैदान में लौटने का मौका लिया। डाई यू को देखते ही उसने पूछा, मिस डाई, मैंने पहले ही बॉडी टेम्परिंग में महारत हासिल कर ली है। हालांकि मुझे अभी केवल शुरुआती सफलता मिली है, लेकिन मेरे पास लेवल 1 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को हराने के कुछ मौके होने चाहिए। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। डाई यू ने सुजिमो की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। सुजिमो स्तब्ध होकर जमीन पर खड़ा था। वह अपनी आंखों में निराशा छिपा नहीं सका। जब उसने अंकल झेंग के शब्द सुने थे तो उसे बहुत घृणा महसूस हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को आसानी से दबा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी। इस समय सुजीमो के दिल में संदेह पैदा हो गया। चूंकि दानव साधना भी दाओ की साधना का ही एक रूप थी, तो फिर ऐसा क्यों था कि वह स्तर एक क्यूई शोधन योद्धा को भी पराजित नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि डाई यू ने सुजिमो के मन की बात पढ़ ली थी। उसने बेपरवाही से कहा, आपकी मौजूदा ताकत लेवल 4 क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आपको युद्ध की अच्छी समझ नहीं है। युद्ध को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं और ताकत उनमें से सिर्फ एक है। स्तर 4 क्यूई शोधन योद्धा को मार डालो। जिमो स्तब्ध रह गया। वह धीरे धीरे अपने होश में आया तो ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, बल्कि इसलिए कि उसके पास युद्ध तकनीक की कमी थी। यह एक अद्वितीय चाकू के समान था जो जिसके भी हाथ में पड़ता था उसकी शक्ति अलग अलग होती थी। चूंकि यह मामला था, सुजिमो को अभी भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आवाज ऊंची की, मुझे लड़ाई के बारे में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा है, फिर भी तुम्हें लगता है कि यह शेखी बघाड़ने लायक बात है। डाई यू ने उपहास किया। उसने हल्के से अपने हाथ हिलाए। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति के नेतृत्व में थंडरबोल्ट सेबर, जो पहले जमीन में घुसा हुआ था, ऊपर उठा और हवा में तैरने लगा। कुछ फीट दूर डाई यू ने अपनी उंगली बढ़ाकर सुजिमो की ओर इशारा किया। स्वूश प्रकाश की किरणें चमक उठी। थंडरबोल्ट सेबर पहले ही सुजिमो की आंखों के सामने आ चुका था। यह 1 इंच भी हिले बिना उसके ग्लेबेला के सामने लटक रहा था। यह बहुत तेज था। उसके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। डाई यू ने धीमे स्वर में कहा, यह क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा का सबसे आम हमला है। स्पिरिट हथियार को नियंत्रित करने के लिए स्पिरिट क्यूई का उपयोग करना। यदि आप क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा से लड़ रहे हैं तो आप अब तक मर चुके होंगे। इतनी जल्दी मैं इससे कैसे बचूं? सुजिमो थोड़ा चकित था। डाई यू ने कहा, राक्षसों में 2 ऐसी क्षमताएं हैं जो साधकों की क्षमता से कहीं ज्यादा है। पहली, एक मजबूत और शक्तिशाली शरीर। दूसरी, एक तीव्र आत्मा बोध। आपको याद रखना चाहिए, ज्यादातर साधकों के शरीर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जब तक आप उनके हमले की पहली लहर को रोक सकते हैं और आप दोनों के बीच की दूरी को कम करने का मौका ले सकते हैं। सुजिमो ने भौहें सिकोड़ी और गहराई से सोचा। कुछ देर बाद उसने पूछा, मैं समझ गया कि मजबूत और शक्तिशाली शरीर का क्या मतलब है। बॉडी टेम्परिंग का उद्देश्य शरीर को प्रशिक्षित करना है, लेकिन आत्मा की धारणा क्या है? डाई यू ने कहा, आत्मा की अनुभूति को समझाना कठिन है। आप इसे सतर्कता और खतरे की भावना के रूप में ले सकते हैं। दानव कबीले के लोग जंगल के नियमों और योग्यतम के जीवित रहने पर विश्वास करते थे। यदि आपके पास तीव्र आत्मा की अनुभूति नहीं है तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा और आपके पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। शरद ऋतु की हवा आने से पहले सिकारा को इसका। सुजीमो की आंखें चमक उठी। डाई यू ने सिर हिलाया, मैं आत्मिक अनुभूति कैसे विकसित करूं? सुजिमो ने फिर पूछा। सरल। डाई यू के मुंह के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसने अचानक अपने लबादे की आस्तीन लहराई और सुजीमो की ओर घूम गई। स्वूश अंतरिक्ष विकृत हो गया और सब कुछ काला हो गया। सुजिमो को लगा कि उसने अपनी सारी चेतना खो दी है। अगले ही पल ऐसा लगा कि उसे किसी दूसरी जगह ले जाया गया हो। मैं कहाँ हूँ? सुजिमो को होश आया तो उसने चारों ओर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। चारों ओर घना अंधेरा था और आदिम जंगल की आभा बिखेर रहा था। हवा में एक अजीब सा माहौल था। डाई यू ने सहजता से कहा, यह केंगलेंग पर्वत श्रृंखला है। यदि आप यहाँ 1 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं तो आप सफलतापूर्वक आत्मिक अनुभूति विकसित कर लेंगे। सुजिमो दंग रह गया। केंगलेंग पर्वत श्रृंखला पिंग यांग टाउन से
कुछ दसियों किलोमीटर की दूरी पर थी। यह एक खतरनाक इलाका होने के लिए मशहूर था। राक्षसों और जानवरों का बोलबाला था। हर कदम पर खतरा था। रात में इस जगह से गुजरना बिल्कुल भी संभव नहीं था। इससे पहले उसने कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थी। वहां दुष्ट राक्षस थे जो मानव सार और ऊर्जा को चूसते थे। आत्मिक जानवर के ऊपर आत्मा दानव है। कमजोर और मजबूत लोगों के बीच और भी ज्यादा अंतर है। मजबूत लोग परफेक्टेड गोल्डन कोर के बराबर हैं। कमजोर लोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के बराबर हैं। सुजिमो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में आत्मा राक्षस है? डाई यू के अनुसार वह सबसे सामान्य क्यूई शोधन योद्धा को भी नहीं हरा सकता था। आत्मिक राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, जिनकी क्षमताएं फाउंडेशन स्थापना और गोल्डन कोर दायरे के बराबर थी। मुझे नहीं मालूम। डाई यू ने अदृश्य रूप से मुस्कुरा दिया। सुजिमो दंग रह गया। वह कैसा उत्तर था? सुजीमो का मानना था कि यह असंभव है कि डाई यू को पता न हो। एकमात्र संभावना ये थी कि डाई यू उसे बताना नहीं चाहती थी। डाई यू ने शांति से कहा, यह एक परीक्षा है। यदि आप जीवित रह सकते हैं तो आप पूरी तरह से बदल जाएंगे और महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की असली शक्तियों को उजागर करेंगे। यदि आप इसे सहन नहीं कर सकते हैं, निस्संदेह आत्मा राक्षसों द्वारा साझा और खाए जाएंगे, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुजिमो को एहसास हुआ कि अगर वह 1 साल तक कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में जीवित रहा तो उसे निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के आत्मिक जानवरों का सामना करना पड़ेगा। हर कोने में खतरा छिपा होगा। ये एक क्रूर परीक्षा थी। बेशक यह भी एक प्रकार का प्रशिक्षण था। जीवन और मृत्यु का जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष के क्षणों में कोई भी व्यक्ति एक मजबूत और शक्तिशाली आत्मा की धारणा को गढ़ सकता है। तायू ने कहा, अब पछताने में देर नहीं हुई है। अगर तुम यहाँ रहने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं तुम्हें 1 साल बाद पिंग यांग टाउन में नहीं देख पाती हूँ तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। खेत सुजीमो मुस्कुराया। चाहे वह छो डिंग्युन हो जो किसी भी समय उसे ढूंढने के लिए वापस आ सकता था, सुपरिवार का दुश्मन हो या झुई फेंक का बदला लेने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं 1 साल के भीतर जीवित वापस आऊंगा। अंधेरे में सुजिमो की आंखें चमकदार और स्पष्ट, दृढ़ थी। उन्होंने डाई यू से एक ब्रश और कागज मांगा और लिखा, मैं कुछ कामों के लिए। सुजिमो को अपनी बात समाप्त करते ही पछतावा हुआ। सच ही तो है, डाई यू ने व्यंग्य किया, तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या संबंध है? ये शब्द बहुत ही निर्दयी और अमानवीय लग रहे थे। अपमान सहने के बाद सुजिमो शर्मिंदा दिखे। वह चुप रहे। डाई यू मुड़ी और चली गई। पलक झपकते ही वह घने जंगल में गायब हो गई। सुजीमो की अकेली आकृति जमीन पर ही जमी रही। जैसे ही सुजीमो थोड़ा निराश महसूस कर रही थी, डाई यू की आवाज फिर से गूंजी। यह धीरे धीरे दूर होती गई और धीरे धीरे फीकी पड़ गई। कैंग लैंग पर्वत चाहे जो भी हो, डाई यू उसके बारे में पूरी तरह से बेपरवाह नहीं थी। अन्यथा उसे कल रात उसे टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पहले महीने तक जीवित रहने की संभावना केवल 30% है। सुजिमो मन ही मन चौंक गया। उसने सतर्कता से आसपास के माहौल का आकलन किया। खतरे की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के बाद उसने थंडरबोल्ट सेबर को अपनी पीठ पर बांधा और टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन सूत्र की सामग्री को याद करने के लिए क्रॉसलेग बैठ गया। यदि वह कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में जीवित रहना चाहता था तो उसे यथाशीघ्र टेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन में महारत हासिल करनी। जैसे ही यह विचार मन में आया, सुजीमो ने तुरंत अपनी दोनों आंखें खोल दी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। गलत बारिश की बूंदें गर्म और चिपचिपी कैसे हो सकती हैं? सुजीमो को अचानक होश आ गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह खतरनाक कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में था, न कि मूल खेती के क्षेत्र में खतरा था। सुजिमो को डर की अप्रत्याशित अनुभूति हुई और उसे लगा कि उसके सिर पर छाले पड़ गए हैं। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। सुजिमो की सजगता सक्रिय हो गई और उसके दोनों निचले अंग भागने लगे, इससे पहले कि वह पूरी तरह से खड़ा भी हो पाता। स्वूश! एक दुष्ट और बदबूदार हवा ने उसकी दिशा में हमला किया और सुजिमो ने समय रहते उसे चकमा दे दिया। वह पीछे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सुजिमो की पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। तुरंत ही उसका दिल गले में आ गया। यह एक एनाकोंडा था जिसे सुजिमो पहचान नहीं पाया। इसका विशालकाय शरीर पानी के बैरल जितना मोटा था, कसकर शल्कों से ढका हुआ। इसका शरीर ठंडी एनाकोंडा बादलों की तरह ऊंचे एक पुराने पेड़ के चारों ओर लिपट गया और बहुत ऊंचाई से सुजिमो को देखने लगा।
उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक थी। यह एक आत्मिक जानवर था। इस तरह की मानवीय झलकें एनाकोंडा में भी दिखाई देती थीं। यह स्पष्ट था कि वह मानसिक रूप से सक्षम था और इंसानों जितना ही बुद्धिमान था। बस यह था कि वह इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता था। हालांकि अजगर और इंसान के आकार में बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन शांत होने के बाद सुजिमो को जरा भी डर नहीं लगा। इसके विपरीत वह कोशिश करने के लिए बहुत उत्सुक था। यह एक दुर्लभ। सुजिमो को बहुत बड़ा झटका लगा। एनाकोंडा ने अपना सिर बेतरतीब ढंग से हिलाते हुए उस पर रेंगना शुरू कर दिया। उस समय उसे अचानक मौका हाथ से जाने देना मुश्किल लगा और उसे अपनी सारी मूल योजनाएं रद्द करनी पड़ी। यदि वह अपने पहले हमले में असफल हो जाता तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। रोशनी की चमक और जलते हुए पत्थरों के बीच सुजिमो ने अपने दोनों निचले अंगों पर ताकत लगाई। उसका शरीर तेजी से पीछे हटा और हमलों को टाल दिया। इस समय एक दुष्ट आभा का झोंका आया जो चाकू की तरह लचीला था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अजगर की पूंछ के झटके से उसका शरीर जोर से टकराया और वह उछलकर दूर जा गिरा। बैंग बैंग बैंग। लगातार 3 पुराने पेड़ों से टकराने और उन्हें तोड़ने के बाद सुजिमो जमीन पर गिर पड़ा और उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था। इस टक्कर से उसे बहुत चोटें आईं। इस समय सुजिमो को लगा कि उसके शरीर की नसें और हड्डियां टूटने वाली हैं। दर्द असहनीय था और उसके पास लड़ने के लिए अब और ऊर्जा नहीं थी। एक स्ट्रोक के अंतर ने वास्तव वहां खून की झलक दिख रही थी। एनाकोंडा ने एक करुण चीख मारी। उसके सिर पर खून से सना घाव दिखाई दिया। उसकी एक आंख पहले से ही अंधी हो चुकी थी। इतनी गंभीर चोट लगने के कारण एनाकोंडा का विशालकाय शरीर लगातार इधर-उधर हिल रहा था, जिससे आसपास के पेड़ एक-एक करके टूट रहे थे। यह आवाज और वातावरण भयावह था। सुजिमो को पता था कि वह निश्चित रूप से इस एनाकोंडा का मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही एनाकोंडा घायल हो, उनकी क्षमताएं एक समान स्तर की नहीं थी। इसके अलावा वह और भी गंभीर रूप से घायल हो। क्या मुझे पहले ही दिन इसी जगह दफना दिया जाएगा? सुजिमो ने अपनी जीभ की नोक को काटा और होश में रहने की बहुत कोशिश की। उसने चुपचाप सोचा और कहा, मुझे जल्द से जल्द छिपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा कोई भी आत्मा जानवर जो मेरे सामने आएगा मुझे आसानी से मार सकता है। कुछ दूर भागने के बाद उसे सामने एक खड़ी पहाड़ी दीवार दिखाई दी। उस पर जमीन से कुछ फीट की दूरी पर एक गुफा थी। सुजिमो, यदि कल रात डाई युए उसके साथ नहीं होती तो वह इस स्थिति से उबर भी नहीं पाता। इससे पहले सुजिमो ने खुद एक मकड़ी देखी जिसका मानव चेहरा एक बेसिन जितना बड़ा था। यह बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए इस दीवार पहाड़ की ओर चढ़ रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक दीवार के पहाड़ पर एक काली आकृति प्रकट हुई जो मकड़ी के शरीर में लिपटी हुई थी और चट्टानों की दरारों के बीच गायब हो गई। जब सुजिमो डर से कांप रहा था तो उसने चट्टानों की दरार से एक दयनीय चीख सुनाई दे रही थी। बैंगनी पंखों वाला चील पहले ही रेंगते हुए एक आत्मिक जानवर को पकड़ चुका था। उसके पंजे आत्मिक जानवर के शरीर में गहराई तक घुस गए और ताजा खून बाहर निकल आया। यह आत्मिक जानवर बहुत बड़ा था। ये बैंगनी पंखों वाले बाज से 100 गुना बड़ा था। हालांकि यह चाहे जितना भी संघर्ष कर ले, भाग नहीं सका। यह बैंगनी पंखों वाला गरुड़ निश्चित रूप से एक आत्मिक दानव था। ये बहुत शक्तिशाली है। इससे निकलने वाली आभा ही मुझे असहाय महसूस करा सकती है। मुझे नहीं पता कि यह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म या गोल्डन कोर रियल्म का कोई आत्मा दानव है। सुजिमो ने अपने गले में फंसी गांठ को निगल लिया। वह खुद को गुफा के और अंदर ले गया। दीवार, पहाड़ के नीचे, जंगल में हर जगह हत्याएं हो रही थी। हवा नम थी और खूनी बदबू से भरी हुई थी। दूसरी रात बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद सुजिमो को पता चला कि एक और परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। एक रात बीत गई, लेकिन उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इसलिए उसने आगे साधना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। पिंगयांग टाउन में उसे भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में भोजन उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गया था। सुजिमो ने अपने शरीर को हिलाया और थंडरबोल्ट सेबर का इस्तेमाल करके गुफा को खोदा और गहरा किया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार के पास कुछ पत्ते और शाखाएं रखीं ताकि वह छिप जाए और खुद को छिपा ले। 1 दिन, 2 दिन, भूख और चोटों से उत्पन्न दर्द की यातना के बावजूद सुजिमो ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और गुफा से बाहर नहीं निकला। तीसरे दिन अंततः उन्हें स्थिति को बदलने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछली रात
पहाड़ की दीवार के नीचे के हत्याए हुई एक आत्मिक जानवर मर गया और उसके शव पर बहुत सारा मांस और खून रह गया। सुजिमो ने बहुत देर तक आत्मा दानव के अवशेषों को देखा। बहुत सोच आत्मिक अनुभूति थी इस पर्वत श्रृंखला में जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। मानव कुल का एक युवा बालक जिसमें आत्मा की जड़ नहीं थी, पूरी तरह से परिवर्तन से गुजर रहा था। एक शैतानी रूप जड़ जमा रहा था। 6 महीने बाद कैंग लांग शहर के नगर स्वामी के निवास में कैंग लैंग शहर के नगर प्रभु लुओ तियांवो अपनी कुर्सी पर झुके हुए थे, अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए। उनकी आंखें बंद थी, वे भौहें सिकोड़े हुए थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे। नगरपाल, क्या आपने मेरी उपस्थिति का अनुरोध किया था? कुछ ही देर बाद 5 वुल्फ गार्डों में से एक काओ गैंग अंदर आया, अपनी मुट्ठियां बंद की और आदरपूर्वक उसे प्रणाम किया। हम लो तियांवु ने अपनी आंखें खोली, एक रोशनी की किरण उनकी आंखों में चमकी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसने सहजता से पूछा, पिंग यांग टाउन के सुपरिवार के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? काओ गैंग ने विचार किया और कहा, सुपरिवार की पृष्ठभूमि रहस्यमय है। सबसे अधिक संभावना है कि वे हमारे देश दाक्यू से नहीं है। मुझे संदेह है कि वे यान देश से हैं। इसके अलावा सुपरिवार उतना कमजोर नहीं है जितना वे दिखते हैं। युवा मास्टर सु ने कई सालों तक अपनी क्षमता को छिपाया था। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वह शायद कोई बड़ी। काओ गैंग कुछ देर के लिए रुक गया। लुओ तियांवु ने जिज्ञासा भरी नजर से देखा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, दूसरे युवा मास्टर सु के बारे में क्या? 1 साल पहले मैंने द्वितीय युवा मास्टर सु को अमर का अपमान करते देखा था। काओ गैंग ने अपना सिर हिलाया। ये लड़का अनुभवहीन और आक्रामक युवक है। वह शुरू में काफी चतुर था और उसने विद्वान सम्मान भी प्राप्त किया है। अब उसके सम्मान समाप्त हो चुके हैं और वह एक घटिया आम आदमी बन गया है। हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी चतुर। हाहा, लुओ तियांवु ने मुस्कुराते हुए कहा। काओ गैंग, इस बार तुम्हारा निर्णय गलत है। हन गैंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये मेरे अधीनस्थ के जासूस से मिली जानकारी है। देख लो। लुओ तियांवु ने मेज पर रखे कुछ गोपनीय कागजात काओ गैंग की ओर बढ़ा दिए। काओ गैंग ने अपनी नजर उन पर घुमाई। धीरे धीरे उसके हाव भाव बदलने लगे। लुओ तियांवु ने धीमी आवाज में कहा, 6 महीने पहले सुजीमो ने अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए ली परिवार और यह कैसे संभव हो सकता है? काओ गैंग अचंभित रह गया। लुओ तियांवु ने कहा, 2 संभावनाएं हैं। पहली, सुजीमो 6 महीने के समय में एक कमजोर विद्वान से एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ में बदल गया। दूसरा, सुजीमो ने अपनी क्षमताओं को छुपाया और सभी से झूठ बोला। संभावना के बावजूद यह व्यक्ति एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं है। सुपरिवार आखिर क्या साजिश रच रहा है? काओ गैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लुओ तियांवु ने झल्लाते हुए कहा, यान देश के लोग 15 साल पहले सु के अंतिम नाम से इन कुछ जानकारियों को मिलाकर क्या आप अनुमान नहीं लगा सकते? यान देश के भगवान वुरिंग सुम्यू। काओ गैंग ने कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। लुओ तियांवु ने सिर हिलाया और खेद से कहा, सुम्यू को एक उत्कृष्ट नायक माना जाता है। उन्होंने हजारों बख्तरबंद घुड़सवारों का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदानों पर अपना दबदबा बनाया। जहां भी वे गए, जीत हासिल की। तब वह कितने प्रसिद्ध और राजसी थे। आसपास के राज्यों में से किसने हमला करने और गौरव हासिल करने की हिम्मत की? दुर्भाग्य से वह बहुत मूर्ख था। अंत में उसका परिणाम पक्षियों के चले जाने के बाद धनुष को एक तरफ फेंक देने और अपने उपयोगिता से बाहर निकल जाने के बाद अनुचरों को मार डालने जैसा था। कुछ देर रुकने के बाद लुओ तियांवु ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, जिससे एक तेज और प्रभावशाली आभा निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, चूंकि दूसरों की गलतियों से सबक लिया जाता है। हालांकि महान झोउ राजा 4 राज्यों पर शासन कर रहा है, लेकिन अराजकता के संकेत हैं। ड्यूक की शक्ति बढ़ रही है। शहर पर आक्रमण करने, क्षेत्र पर कब्जा करने और खुद को राजा घोषित करने का समय आ गया है। काओ गैंग शहर के स्वामी की आज्ञा मानने को तैयार है, राजा की आज्ञा मानने को तैयार है। काओ गैंग ने तुरंत ही परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लिया। उसने तुरंत अपना पता बदल लिया। लुओ तियांवु ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। उसने कहा, काओ गैंग, मेरे पास क्यूई रिफाइनमेंट वॉरियर्स भी हैं जो मेरे समर्थक हैं। मैं बिना आत्मविश्वास के काम नहीं करूंगा। क्यूई शोधन योद्धा। इन 3 शब्दों की ध्वनि सुनते ही काओ गैंग की आंखें चमक उठी और उसका मूड खुशनुमा हो गया। चूं लुओ तियांवु ने एक चंचल मुस्कान प्रकट की। कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में जंगल में 6 महीने भटकने के बाद सुजीमो ने टेरन ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में
जबरदस्त प्रगति की थी। वह शुरुआती सफलता के करीब था। एनाकोंडा शैलियों की खेती करने के बाद उसने बंदर शैलियों की खेती शुरू कर दी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुजिमो के पास अब एक आत्मा की अनुभूति थी जो एक सुजिमो के शरीर पर कुछ भयानक घाव थे। हालांकि खून बहना बंद हो गया था, लेकिन वे पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। भेड़ियों के झुंड ने सुजिमो को अपनी चोटों से उबरने का कोई समय नहीं दिया। सुजिमो को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर ये जारी रहा तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी, लेकिन वह भेड़िया कबीले के शिकार से दूर होने का कोई समाधान नहीं सोच पा रहा था। उसके पीछे भेड़ियों की हरी और भयावह आंखों के जोड़े दिखाई दिए। क्रूर निगाहें स्पष्ट थी। भेड़िए अंधेरे से बाहर निकले, पूरी जगह को भर दिया और बीच में मौजूद सुजिमो को घेर लिया। घाटी के दोनों ओर बहुत सारे भेड़िए भी थे। वे चांद को देखकर चिल्ला रहे थे, तुम अंततः यहाँ हो। सुजिमो ने अपने सूखे और फटे हुए होठों को चाटा। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे। इससे पहले सुजिमो ने अपनी कृपाण का इस्तेमाल बहुत कम किया था। एक तरफ उसे कृपाण का इस्तेमाल करने की तकनीक नहीं आती थी, दूसरी तरफ वह अपने नज़दीकी युद्ध कौशल को जितना संभव हो सके उतना निखारना चाहता था। अब सुजिमो ने बैकहैंड ग्रिप का उपयोग किया और अंतिम दांव की तैयारी में थंडरबोल्ट सेबर को बाहर निकाला। चीखे भेड़ियों के झुंड का नेता घाटी के ऊपर से चिल्लाया। घाटी के दोनों ओर और आगे और पीछे से भेड़िए मधुमक्खियों की तरह झुंड में आ गए। पूप सुजिमो ने अपने हाथ घुमाए और वार किया। उसने पहले भेड़िए को मार डाला जो उसकी तरफ दौड़ा। ताज़ा खून पागलों की तरह बह रहा था। टकराना। सुजिमो ने अपने दाहिने हाथ से जमीन तोड़ने वाली हथेली का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत से दूसरे भेड़िए की खोपड़ी को कुचल दिया, जिससे उसका दिमाग फट गया। हत्याएं भेड़ियों को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। इसके विपरीत इससे उनका क्रूर स्वभाव और भड़क गया। अपने ही कबीले के लोगों की लाशों पर पैर रखते हुए भेड़िए लगातार उस पर झपटते रहे। स्वोश स्वो सुजिमो ने प्लो हेवन स्ट्राइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने बाएं हाथ में कृपाण लेकर अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारते हुए वह आसानी से घाटी के पार भाग गया। अपनी बाईं तरफ से हमला किया और अपनी दाहिनी तरफ से हमला किया। यदि कोई व्यक्ति युद्ध को किनारे से देख रहा हो तो उसे एक बात जानकर आश्चर्य होगा, भेड़ियों के घने झुंड द्वारा हमला किए जाने यह बिना देखे या सुने खतरे को भांप सकता है और उसे टाल सकता है। आधे साल पहले की तुलना में सुजिमो के तरीके ज्यादा सरल, सीधे और संक्षिप्त हो गए थे, फिर भी वे बेहद प्रभावी थे। सुजिमो अब अपनी शैली में संयमित नहीं था। उसके सिर, कंधे, कलाई, मुट्ठी, घुटने और पीठ सभी का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता था। ये नज़दीकी युद्ध तकनीक थी जिसे उसने लड़ाई के दौरान निखारा था। यह खून की गंध से भरा हुआ था। सुजिमो के शरीर पर अब एक और घाव था, उसमें से ताज़ा खून टपक रहा था। यद्यपि उसे शक्तिशाली आत्मा बोध की सहायता प्राप्त थी, फिर भी सुजिमो के शरीर ने ऐसे लगातार और तीव्र हमलों के कारण धीरे धीरे अपनी शक्ति खो दी। भयंकर और हिंसक हत्याओं के दौर के बाद जो घाव अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे वे फूटकर बाहर आ गए। खून लगातार बह रहा था, जिस पर्वतीय निर्भरता। बैंग बैंग बैंग। कुछ भेड़िए मौके पर ही एक दूसरे से टकरा गए, जिससे चारों ओर खून फैल गया। उसी समय सुजीमो पर भी भयंकर हमले हुए और उसे कई चोटें आईं। एक भेड़िए ने उसके मांस का एक टुकड़ा नोच लिया था। सुजिमो के पैर लड़खड़ाने लगे और वह लगभग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। सुजिमो के इरादे को भांपते हुए मुख्य भेड़िए की आंखों में उपहास की चमक थी, जिसका पूरा शरीर बर्फ की तरह सफेद था। इस समय भेड़ियों के झुंड तितबितर हो गए और प्रमुख भेड़िया धीरे धीरे विजेता की तरह आगे बढ़ा। वह हत्या के इरादे की अंतहीन आभा बिखेर रहा था। सुजिमो ने आते कि भेड़िया सीधा उछला। हवा में एक हिंसक आभा छा गई और वह सुजीमो की ओर बढ़ा। सुजिमो ने अपना मुंह खोला और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह सूरज और चांद को निगल रहा हो। उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया। उसकी त्वचा की सतह पर उसके मांस और खून की धड़कन दिखाई दे रही थी। बड़ी बड़ी टेंडन एक साथ बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अनगिनत हवा का प्रवाह उसके फेफड़ों में तेजी से भर गया, जिससे एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, एनाकोंडा ग्रहण। यह टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन की शैलियों में से एक थी। इससे बड़े टेंडन बड़े हो जाते थे और तुरंत शक्तिशाली शक्तियां प्राप्त हो जाती थीं। सुजिमो ने एक हाथ से थंडरबोल्ट सेबर उठाया, सीधे मुख्य भेड़िए की ओर दौड़ा और उसके सिर पर निशाना साधा। उसी समय उसके दाहिने हाथ ने जमीन को चीरने वाली हथेली से एक आश्चर्यजनक हमला किया। इसे पहले से ही सुजिमो का सबसे शक्तिशाली प्रहार माना जाता था।
मुख्य भेड़िए की आंखों में डर की चमक थी। विशालकाय आकृति बेहद फुर्तीली थी। वह अपनी ओर आ रहे थंडरबोल्ट सेबर से बचने के लिए हवा में चकमा देने लगा और उसने अपना पंजा सुजीमो की छाती पर रख दिया। शुरू में यह पंजा सीधे सुजीमो की छाती में घुस सकता था, लेकिन उसी समय सुजीमो ने जमीन यह भेड़िया दर्द से चिल्लाया। उसे सुजीमो ने फेंक दिया। एक बार जमीन पर लुढ़कने के बाद वह तेजी से ऊपर चढ़ा और अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है। सुजीमो के विचार और ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि भेड़िए के तीखे पंजे उसकी छाती में नहीं घुसे, फिर भी उसे क्षतविक्षत कर दिया था। सुजीमो को मुख्य भेड़िए के प्रहार से जोरदार झटका लगा। अंत में मैं अभी भी इस पर काबू नहीं पा सका। सुजीमो को घबराहट महसूस होने लगी। सुजीमो को भेड़ियों के झुंड में गिरते हुए देखकर एक आकृति अचानक अंधेरे में चमकी और हवा में ही उसके पास से गुजरी। यह आकृति सुजीमो को भेड़ियों के मुंड के कोनों से दूर ले गई। मिस डाई, सुजीमो चौंक कर जाग उठी और उसने तुरंत इस विचार का खंडन कर दिया। एक लंबा, बड़ा और मजबूत शरीर वाला व्यक्ति उसकी ओर आ रहा था। वह लंबे बालों से ढका हुआ था और उसकी बदबू से उल्टी आ रही थी। वह यूं कैसे हो सकता है? सुजीमो ने उस व्यक्ति के चेहरे की स्पष्ट झलक पाने के लिए अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, हालांकि थकान ने उसे जकड़ लिया था। सुजीमो की दृष्टि लगातार धुंधली होती जा रही थी। वह स्पष्ट रूप से उस काले व्यक्ति को चीजों को पकड़ते और घाटी के ऊपर इधर-उधर झूलते हुए देख सकता था। उसकी हरकतें बेहद तेज, फुर्तीली और हल्की थीं। कुछ ही देर बाद वह घाटी की पहाड़ी की गाय काली आकृति ने घाटी में मौजूद असंख्य भेड़ियों की ओर देखा और एक अजीब सी हंसी निकाली। इसके बाद सुजीमो को उठाकर 2-3 बार में ही वह जंगल में गायब हो गया। सुजीमो को धीरे धीरे होश आया और वह बैठने की कोशिश करने लगा। उसे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और उसकी मांसपेशियां सुन्न और दर्द कर रही थीं। सुजीमो ने नीचे देखा और पाया कि उसके घावों पर कुछ क्या उसे वास्तव में एक बंदर ने बचाया था। सुजीमो का मूड थोड़ा जटिल था। कैंगलेंग माउंटेन रेंज में पिछले 6 महीनों के दौरान कम से कम 800 से 1000 आत्मा जानवर उसके हाथों मर गए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में एक आत्मा बंदर उसे बचा लेगा। यह आत्मा बंदर बहुत साधारण लग रहा था। इसके आगे के पैर बहुत लंबे थे, जो नीचे लटकाने पर घुटनों से भी बड़े थे। उसकी आंखों की गहराई में लाल रोशनी। बोलना न जानने के अलावा यह आत्मिक बंदर किसी साधारण मनुष्य से भिन्न नहीं था। आत्मा बंदर इशारों और अभिव्यक्तियों के साथ एक वयस्क की भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता है। सुजीमो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने ये पूछकर जांच करने की कोशिश की, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे बचाना ही नहीं चाहते थे? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी इन भेड़ियों से दुश्मनी? आत्मा बंदर ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसने सिर हिलाया। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमारा दुश्मन एक ही है। हम भविष्य में मिलकर काम कर सकते हैं। सुजीमो पिछले 6 महीनों से कैंगलेंग पर्वत श्रृंखला में अकेलेपन को झेल रहा था। वह भी चाहता था कि कोई ऐसा हो जिससे वह बात कर सके। उसके सामने मौजूद आत्मा बंदर बेहद बुद्धिमान था और इंसानों से अलग नहीं था। माँ बंदर ने थूका और तिरस्कार भरी नजर से देखा। उसने एक इशारा किया, सुजीमो के प्रति अपनी अवमानना दिखाते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह सुजीमो को बहुत कमजोर बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था। सुजीमो अवाक और अवाक रह गया। उसे एक बंदर ने नीची नजर से देखा था। आखिर वह उसका रक्षक बंदर था, इसलिए सुजीमो के लिए कुछ भी कहना ठीक नहीं था। वह थोड़ा अपने शरीर पर उस तीखी बदबू को महसूस करते ही सुजीमो की आंखें चमक उठी। वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या तुम्हारे पास मेरे शरीर की गंध को छिपाने का कोई तरीका है ताकि भेड़ियों की गंध की शक्ति से बचा जा सके? गगा गागा। सवाल सुनकर आत्मा बंदर ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और आत्मस्तुष्ट होकर हंसने लगा। उसकी आंखें उपहास और हंसी से भरी हुई थीं। आत्मा बंदर को देखते हुए सुजीमो को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ। इसके बाद उसने देखा कि आत्मा बंदर नीचे झुक रहा है और बैठ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वह कुछ कर रहा है और अपनी हथेलियों से अपने नितंब के नीचे कुछ पक। सुजीमो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने काफी मशक्कत के बाद पूछा, गगा? आत्मिक जानवर ने अपना सिर उठाया और जोर से हंसा। उसने अपनी बाहें हिलाईं और इधर-उधर उछलने लगा, मानो उसने कोई गर्व और महान काम किया हो। सुजीमो को ऐसा लग रहा था जैसे बिजली गिर गई हो। उसने गालियां बकने, दांत पीसने और एक-एक शब्द कहने की इच्छा को सहन किया। तुम, यह लानत का पैसा मैं। सुजीमो की घृणा को देखकर आत्मा बंदर और भी अधिक प्रसन्न हुआ। वह लगातार वो चिल्लाता रहा और बेहद रोमांचित था। सुजीमो ने दांत पीसते हुए कहा, अरे बंदर,
जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा तो निश्चित रूप से तुमसे लड़ूंगा। आत्मा बंदर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह बस एक ही स्थान पर खड़ा रहा और अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके घमंड से हंसने लगा। सुजिमो दर्द और घावों से लथपथ था। वह उस समय बंदर के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वह तेजी से जमीन पर लेट गया और शांत होने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वह लेटा, उसके सिर के पास ही सुजीमो ने एक लाल और रसीला फल लटका हुआ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे माहौल कठोर हो गया हो। सुजिमो दंग रह गया। वह सहज रूप से उठ बैठा, लेकिन लगभग उस आत्मा बंदर के बड़े चेहरे से टकरा गया। आत्मा बंदर ने खून से लथपथ आंखों से सुजिमो को घूरा, अपने दांत पीसते हुए, जोर से सांस लेते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह सुजिमो को जिंदा ही फाड़ डालने के लिए बेताब था। सुजीमो का दिल धड़क उठा। उसने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि उसने जो फल पहले खाया था वह शायद साधारण नहीं था। अरे, तुमने मुझे एक बार घिनौना बना दिया था। मैंने तुम्हारा फल खाया था। अब हम बराबरी पर हैं। सुजिमो को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। ओ सुजिमो के शब्दों को सुनकर आत्मा बंदर गुस्से से आगबूला हो गया। वह इतना क्रोधित था कि वह उछल पड़ा, ध्वनियां निकालने लगा। आत्मा बंदर उसके बगल में पहाड़ की दीवार की ओर भागा और उसका सिर दीवार से टकरा गया। चट्टानें टूटकर चारों ओर उड़ने लगी। आवाज बहुत भयानक थी। सुजीमो मन ही मन चौंक गया। यह आत्मा बंदर बहुत शक्तिशाली था। अगर वह पूरी तरह से ठीक हो जाए और अपनी सबसे अच्छी स्थिति में हो तो भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। सौभाग्य से आत्मा बंदर ने जिमो ने सांस छोड़ी और नीचे देखा। उसने देखा कि उसके घावों के आसपास का मांस और खून धड़क रहा था, एकीकृत हो रहा था और इतनी तेजी से ठीक हो रहा था कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। उसके बाद सिर्फ निशान ही बचे थे। पलक झपकते ही निशान गायब हो गए और त्वचा पहले जैसी हो गई, यहाँ तक कि जांघ पर लगा मांस का टुकड़ा भी, जिसे भेड़ियों ने फाड़। सुजिमो आसमान की ओर चिल्लाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह फट रहा है। यह बुरा है, यह ऊर्जा बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा शरीर फट जाएगा। उजिमो के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने तुरंत बॉडी टेम्परिंग और टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन प्रसारित किया और सांस लेने और छोड़ने की तकनीकें की। उसी समय सुजिमो ने प्लोहेवन स्ट्राइड के साथ लंबवत छलांग लगाई। वह पागलों की तरह पहाड़ी गुफा के चारों ओर दौड़ता रहा, लगातार द मिस्टिक क्लासिक ऑफ द 12 डेमन किंग्स ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस की शैलियों का अभ्यास करता रहा। जिंग जिंग जिंग। सुजिमो के शरीर की बड़ी बड़ी नसें फड़कने लगी। धनुष की डोरी के कंपन की आवाजें सुनी जा सकती थीं। टेंडन्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रारंभिक सफलता, शरीर की लचीलापन और चपलता में सुधार हुआ था। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज और हल्के थे। उसकी ताकत तेजी से बढ़ी। डाईयू के अनुसार जब तक उसने टेंडन्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रारंभिक सफलता प्राप्त कर ली, सुजिमो की शक्ति लेवल 8 क्यू शोधन योद्धा के लिए खतरा बनने के लिए पर्याप्त थी। इस मामले के बावजूद सुजिमो अभी भी अपने शरीर में सार के विशाल स्रोत को परिवर्तित नहीं कर सका। सुजिमो की त्वचा फट गई थी और खून के धब्बे उसके शरीर पर घने थे। यह एक खतरनाक और विभत्स दृश्य था। सुजिमो बहुत डर गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक फल को लापरवाही से खाने से उसकी जान चली जाएगी। दरअसल यह लाल फल खेती की दुनिया में मशहूर था। यह एक आध्यात्मिक वस्तु थी जिसका नाम था स्कारलेट फ्लेम फ्रूट, जिसके फूल 1000 साल में सिर्फ एक बार खिलते थे और फल देते थे। स्कारलेट फ्लेम फल में मजबूत और शक्तिशाली सार होता है। यह एक बहुत बड़ा टॉनिक था। इसके स्कारलेट फ्लेम फ्रूट के जलते हुए सार के प्रभाव में सुजिमो का खून पहले से ही उबल रहा था। हर बार जब वह सांस छोड़ता तो उसकी नाक से लाल रंग की हवा निकलती। पूर्ण स्वर्णकोर का जीवन काल अधिकतम 500 वर्ष था। एक फूल जो 1000 साल में केवल एक बार खिलता है और फल देता है, इस आत्मा वस्तु की अवधारणा किस प्रकार की होगी। ऊर्जा का यह प्रवाह समृद्ध और विशाल था। सुजिमो इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। उसे ग्रेट वाइल्डरनेस के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक के साथ 5 मिनट तक टिके रहने पर अपने आशीर्वाद की गिनती करनी चाहिए। सुजिमो ने आसमान की ओर चिल्लाते हुए कहा। उसके शरीर में ऊर्जा बाहर निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी। यह इतनी यातना थी कि वह मरना चाहता था। सुजिमो ने अपने शरीर में सारी ऊर्जा प्रवाहित की और माउंटेन प्रेसिंग को अंजाम दिया। वह अपनी पूरी ताकत से गुफा में पत्थर की दीवारों से टकराया। एक एक करके कई चट्टानें टूटकर जमीन पर गिर गईं। बैंग बैंग बैंग। सुजिमो की दोनों आंखें लाल थीं। वह बार बार पत्थर की दीवारों से टकरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने शरीर की सारी ऊर्जा बाहर निकालना चाहता था। हर बार
जब वह दीवार से टकराता तो गुफा जोर से हिलती और बजरी नीचे गिरती। ऐसा लग रहा था कि गुफा किसी भी समय ढह जाएगी। अगर गुफा ढह जाती तो ऐसा लगता जैसे कोई पहाड़ी की चोटी या 10,000 पाउंड तक का सुजिमो पहले ही अपना विवेक खो चुका था, लेकिन आत्मा बंदर नहीं जाहिर है। सुजिमो मरने वाला था। वह न तो आत्मा बंदर का रिश्तेदार था और न ही परिचित। वे सिर्फ संयोग से मिले थे। जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाना आत्मा बंदर के लिए सबसे समझदारी भरा विकल्प होगा। हालांकि इस समय आत्मा बंदर की आंखों में चिंता की झलक थी। आत्मिक बंदर एक क्षण के लिए हिचकिचाए। धमाका धमाका। इस समय पत्थर की दीवारों से कामफोड़ू आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थी। पूरा पहाड़ कुछ देर के लिए कांप उठा। ओह! आत्मा बंदर की आंखें चमक उठी। उसने पाया कि इस बार सुजीमो की दस्तक ने वास्तव में गुफा की पत्थर की दीवारें तोड़ दी थीं और वह दूसरी गुफा में गिर गया था। गुफा के भीतर एक गुफा थी। आत्मा बंदर ने अपने कदम तेज कर दिए और सुजिमो को पकड़ लिया। दूसरी गुफा संकरी और छोटी थी और बीच में एक छोटी सी झील थी। हवा ठंडी थी और बर्फीली ठंड हड्डियों में घुस जाती थी। इससे पहले कि वह गुफा के पास पहुंच पाता आत्मा बंदर ठंड से कांपने लगा। उसने जल्दी से अपने कदम रोक लिए। तालाब से निकलने वाली ठंडी हवा बहुत तेज और थोड़ी डरावनी थी। जब आत्मा इस समय सुजिमो पूरी तरह से जल रहा था। जब उसने हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड महसूस की तो उसने विरोध नहीं किया। इसके बजाय वह ठंडी झील की ओर बढ़ गया। ठंड बहुत अधिक और असहनीय थी। हालांकि सुजीमो, जिसने गलती से स्कारलेट फ्लेम फल खा लिया था, उसके शरीर में असंख्य लपटें जल रही थीं, जो संयोगवश ठंड के प्रभाव को कम कर सकती थी। सुजिमो ने ये जलता हुआ सार अभी तक सुजीमो के शरीर से नष्ट नहीं हुआ था। हालांकि उसके शरीर में एक बहुत बड़ा खजाना बंद था। हर बार जब वह साधना करता तो वह अपने भीतर के सार को तब तक परिष्कृत करता जब तक कि वह स्कारलेट फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा को खत्म नहीं कर देता। मैं सुजिमो के लिए आगे बढ़ने में बहुत फायदेमंद था। जिस क्षण उसने ठंडी झील में छलांग लगाई सुजीमो को पहले ही होश आ गया था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि स्कारलेट फ्लेम फ्रूट की ऊर्जा अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यह उसके शरीर में सील हो गई थी। सुजीमो ठंडी झील से बाहर कूदना चाहता था, लेकिन उसका दिल अचानक डगमगा गया, क्योंकि इस स्थान पर वह गुफा जहां ठंडी झील थी, छोटी और संकरी थी। एक नज़र में ही उसमें सब कुछ देखा जा सकता था। सुजिमो को कुछ भी नहीं मिला। अगर उसने सही अनुमान लगाया होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वे झील के तल पर होंगे। सुजिमो ने एक गहरी सांस ली और ठंडी झील में डुबकी लगा दी। ठंडी झील बहुत ठंडी थी। अजीब बात यह है कि जमने के कोई संकेत नहीं थे। सुजिमो ने गोता लगाते समय बढ़ते दबाव को झेलते हुए और भी गहराई में गोता लगाया। झील का पानी भी ठंडा होता जा रहा था। महान जंगल के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक की साधना करने के बाद सुजिमो की सांस रोकने की क्षमता बहुत मजबूत हो गई थी। वह 15 मिनट तक सांस रोक सकता था। हालांकि जैसे जैसे सुजिमो ने गहरा गोता लगाया उसके शरीर में ठंडक बढ़ती गई। उसके अंग धीरे धीरे ठंडे हो गए और उसका रक्त परिसंचरण धीमा हो गया। यह ठंडी झील अथाह लग रही थी। सुजिमो को चट्टान पर लिखे 4 शब्दों में से एक आग स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बाकी 3 शब्द अभी भी धुंधले दिख रहे थे। उसके शरीर में ठंडक फैल गई और सुजिमो का पूरा शरीर कांप उठा। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगा। सुजिमो ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने चारों हाथ पैर हिलाए और पानी की सतह की ओर तैरने लगा। कुछ ही देर बाद सुजिमो ठंडी झील से बाहर निकल आया। उसके बालों और भौहों पर बर्फ की एक परत जमी हुई थी। उसके होंठ बैंगनी रंग के थे और उसका चेहरा भयानक रूप से पीला था। सुजिमो जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसके सिर के ऊपर से भाप के सफेद बादल की दूरी पर आत्मा बंदर उसे घूरते हुए बड़बड़ा रहा था। वह उत्सुकता से सुजीमो की ओर इशारा कर रहा था, मानो पूछ रहा हो कि सुजीमो कैसी है। मैं ठीक हूँ। सुजीमो मुस्कुराया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और ठंडी झील से बाहर चला गया। यातना के इस दौर के बाद सुजिमो को दुर्भाग्य से कुछ हासिल हुआ था। उसने न केवल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन आत्मा बंदर ने आसमान की ओर देखा और हुरम कहकर सूंघा। उसने सुजिमो के आभार का जवाब दिया। सुजिमो अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये बंदर बहुत घमंडी था। सुजिमो को इसका स्वभाव थोड़ा बहुत समझ में आ गया था। सुजिमो एक तरफ खड़ा था। वह अपने पैरों को फैलाकर अपने कंधों के समानांतर खड़ा था। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन की 3 शैलियों सैंग्विन एप ट्राइस्टाइल को विकसित करने की तैयारी में रक्तवर्ण वानर मुट्ठी मुहर। उसके तुरंत बाद
सुजिमो ने अपनी मुट्ठियां वापस खींच ली, अपने घुटनों को मोड़ लिया और अपने शरीर को एक फुर्तीले बंदर की तरह सिकोड़ लिया। एक घुटने पर घुटने टेकते हुए उसने अपनी हथेलियों को एक साथ रखा जैसे कि वह एक फल पकड़ रहा हो और उन्हें ऊपर की ओर उठा लिया। रक्तवर्णी बंदर फल अर्पण। चाहे नाम हो या मुद्रा, ये दोनों शैलियां मारक चाल जैसी नहीं लगती थी। जिमो हैरान था, वह समझ नहीं पा रहा था और उसे लग रहा था कि वह कुछ भूल रहा है। गगा गागा। इसी समय उसके कानों में एक निर्भीक और साहसिक हंसी गूंजी। सुजिमो ने पीछे देखा। उसने देखा कि वह आत्मा बंदर जमीन पर बैठा हुआ है, जोर से हंस रहा है और सुजिमो की ओर इशारा कर रहा है। उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थी। वह अपने चेहरे पर मूर्ख और इसी तरह के शब्द लिखने से चूक गया था। इस शापित बंदर ने मुझे फिर से नीचा देखा है। सुजिमो ने उसे घूरते आत्मा बंदर ने मजाक करना बंद कर दिया। उछलकर वह अचानक तीर की तरह सुजिमो की ओर झपटा। उसके दोनों हाथ छाती की रक्षा कर रहे थे। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में बंद था, हवा में एक चाप बनाते हुए सुजिमो के सिर पर हमला कर रहा था। सुजिमो की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। स्पिरिट मंकी का मुक्का बिल्कुल सेंगुइन ए फिस्ट सील की शैली का था। यह बिल्कुल वैसा ही था और उससे भी ज्यादा क्रूर, जानलेवा और प्रभावशाली आभा से भरा हुआ। सुजिमो को पहले सेंगुइन ए फिस्ट सील में सील शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया था। जब उसने देखा कि आत्मा बंदर उसकी मुट्ठी तोड़ रहा है तो उसे एक क्षण के लिए एहसास हुआ। आत्मा बंदर ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी हरी काली बड़ी बड़ी नसें बाहर निकली हुई थी। उसका मांस और खून फैल रहा था। मुट्ठी जो एक विशाल सील की तरह फूल गई थी, अचानक गिर गई इस मुक्के से हवा में। तो मामला यही था। टेंडन को ढीला करने के बाद मांस और त्वचा को कसने के लिए टेंडन की ताकत का उपयोग किया जा सकता था। जब टेंडन और मांस एक साथ जुड़ जाते थे तो मुट्ठी को सील के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह सेंगुइन एक मुट्ठी सील का सार था। एक मनुष्य अपनी मुट्ठी को पटककर कितना बल उत्पन्न कर सकता है, हालांकि यदि एक विशाल सील सीधे चेहरे पर आकर। सुजिमो और स्पिरिट मंकी दोनों ने एक ही शैली का उपयोग किया, लेकिन दो पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आत्मा बंदर ने अचानक एक क्रूर संगुइन ए फिस्ट सील को अंजाम दिया। सुजिमो हैरान रह गया। सुजिमो को अचानक इस शैली का सार समझ में आ गया। थोड़ा विचलित होते हुए उसे सीधे चेहरे पर स्पिरिट मंकी के घूंसे से चोट लग गई। झटका बहुत जोरदार था। सुजिमो चौंक गया। वह उछलकर बाहर आ गया और गुफा में पत्थर की दीवार से टकराया, जिससे उस पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। सुजिमो ने अपने नथुनों से बहते खून को छुआ। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, अरे बंदर, क्या तुम लड़ना चाहते हो? वाह वाह। आत्मा बंदर घृणा से भरा हुआ था। उसने सुजिमो पर अपनी उंगलियां घुमाईं और लगातार बकबक करते हुए उसे उकसाया बिना कुछ कहे। सुजिमो उठ खड़ा हुआ और उसने हल चलाने वाला हेवन स्ट्राइड छोड़ दिया। पलक झपकते ही वह आत्मा बंदर के सामने आ गया। उसने अपनी हथेली को जमीन को चीरने की मुद्रा में घुमाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मां बंदर का पूरा शरीर कांप उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह हल्के स्वर्गीय कदम और जमीन को चीरने वाले तार के प्रभाव से सदमे में था। ऐसा लग रहा था कि आत्मा बंदर को जमीन को चीरने वाले पाम की शक्तियों का एहसास हो गया था, इसलिए उसने लड़ाई जारी नहीं रखी। वह चुपके से बिजली की गति और चपलता के साथ पीछे हट गया। यह एक खाली हिट था, लेकिन सुजिमो ने यह देखकर आत्मा बंदर पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने हमला कर दिया। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, एक घुटना ऐसा लग रहा था। उसी समय जब उसने गोजाती की चांद निगाहों से बचने की कोशिश की तो उसकी दोनों हथेलियां एक फल को पकड़कर उसे ऊपर उठा रही थी। रक्तवर्णी बंदर फल अर्पण। जब आत्मा बंदर ने इस शैली का प्रदर्शन किया तो सुजिमो को हत्या की थोड़ी सी भी मंशा का आभास नहीं हुआ। सेंगुइन एक फ्रूट ऑफरिंग की मुद्रा ऐसी लग रही थी जैसे कोई घुटने पर बैठकर आज्ञाकारी ढंग से सम्मान दे रहा हो। हालांकि किसी अज्ञात कारण से सुजिमो को अचानक अपने सिर पर छाले पड़ने लगे और पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने जो आत्मिक अनुभूति विकसित की। सुजिमो ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से पीछे हट गया। साथ ही उसने आत्मा बंदर की अगली चाल पर भी ध्यान दिया। वेदना, वेदना, वेदना। सुजिमो के ठीक सामने पहुंचने पर आत्मा बंदर के शरीर का प्रारंभिक कर्ल अचानक खुल गया। उसके शरीर में बड़ी बड़ी नसें फड़क रही थी। धनुष की डोरी की आवाजें आ रही थी। वह अचानक मुक्त हो गया और जानलेवा इरादे से बह निकला।
सुजिमो के मन में विचार कौंधे उसने सांगुइन एक फ्रूट ऑफरिंग के मर्म को हल्के से समझ लिया था। एक ओर जब उसकी बड़ी नसें सिकुड़ती और अचानक फैलती तो इससे अधिक शक्तियां निकलती, दूसरी ओर सैंगुइन ए फिस्ट सील ने पहले कमजोरी दिखाई और जानलेवा इरादे को रोका। उसके बाद जवाबी हमला किया। बंदर को आड़ू और फल सबसे ज्यादा पसंद थे, लेकिन उसने इस समय फल पेश की। बैंग बैंग बैंग। सुजिमो और आत्मा बंदर गुफा में लगातार लड़ते रहे, पैर मुड़ते और टकराते रहे, हथेलियां तलवार की तरह चलती रहीं। सुजिमो की युद्ध तकनीकों के साथ वह स्वतंत्र रूप से वार को प्राप्त कर सकता था और छोड़ सकता था। वह बलवान और लचीला, तेज और लचीला था। उसके पास एक ऐसी आभा थी जो स्वर्ग को अवरुद्ध कर सकती थी और पृथ्वी को विभाजित कर सकती थी। कुछ ही देर बाद उसने स्परिंग और टेनन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन में मांस, रक्त और बड़े टेनन को प्रशिक्षित किया गया। गहरे पानी में शरीर के तीनों अंग ठंड के आक्रमण को सहन कर सकते थे, लेकिन जब ठंड हड्डियों में घुस गई और रक्त शिराओं में घुस गई तो सुजीमो इसे अधिक समय तक सहन नहीं कर सका। महान जंगल के बार दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक में टेंडन परिवर्तन के बाद के दो आत्मा बंदर बेहद सतर्क और बुद्धिमान था। हालांकि कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में कई आत्मा जानवर थे, लेकिन उनके लिए इसे चोट पहुंचाना मुश्किल था। इसके अलावा इस अवधि के दौरान सुजिमो के साथ मुकाबला और लड़ाई के बाद आत्मा बंदर की क्षमता में काफी सुधार हुआ था। सुजिमो को किसी बात की बहुत उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था कि आत्मा बंदर ने टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन पहले ही मुने आत्मा बंदर से सवाल किया तो उसे लगा कि यह वर्जित है। उसने हमेशा उसके सवाल को टाल दिया। बाद में सुजिमो ने उससे कोई सवाल नहीं किया। आज सुजिमो गुफा से बाहर नहीं निकला। उसका इरादा आत्मा बंदर के लौटने पर उसे अलविदा कहने और फिर पिंग यांग टाउन लौटने का था। 1 साल बीत चुका था। सुजीमो को सुपरिवार की बहुत याद आती थी, खासकर अपने। धीरे धीरे आसमान काला पड़ने लगा, लगभग शाम हो गई थी। इस समय कैंग लैंग पर्वत श्रृंखला में चलना बेहद खतरनाक था, यहाँ तक कि सुजिमो भी अपनी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था। अगर उसका सामना आत्मा राक्षसों से होता तो हालात उसके पक्ष में नहीं होते। हालांकि सुजिमो ने फिर भी आत्मा बंदर की तलाश करने का फैसला किया। आत्मा बंदर ने न केवल उसकी जान, सुजिमो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में हथियारों की टकराने की आवाजें क्यों आती होंगी, यहाँ तक कि कनाटे विशेषज्ञ भी कैंग लांग पर्वत श्रृंखला में बहुत अंदर तक जाने का साहस नहीं कर पाते थे, विशेषकर जब रात होने वाली होती थी। कृषक, यह शब्द सुजीमो के दिमाग में कौंध गया। उसका चेहरा मौसम की तरह ही अस्थिर था। यदि यह 1 वर्ष पहले की बात होती तो एक आक्रामक और अज्ञानी नौसिखिए की तरह सुजिमो उनसे लड़ने के लिए बहुत उत्सुक और रोमांचित होते। हालांकि 1 वर्ष के ठोस प्रशिक्षण से गुजरने के बाद सुजिमो पहले की तरह अपरिपक्व और उतावला नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो साधक शाम को कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला में अधिकांश आत्मिक जानवर आत्मिक बंदर के लिए खतरा नहीं थे। हालांकि अगर आत्मिक बंदर का सामना किसी साधक से होता तो स्थिति अलग होती। यह सोचते ही सुजिमो अपने दोनों हाथों और पैरों के बल पर जमीन पर रेंगने लगा। वह बिना किसी आवाज के जंगल में रेंगते हुए एनाकोंडा की तरह मुड़ घुमड़ रहा था। एनाकोंडा स्वाद टेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली शैली थी, बिना आवाज के प्रतिद्वंद्वी के पास जाना। आगे हथियारों की टकराहट की आवाजें लगातार स्पष्ट और तीव्र होती जा रही थी। झड़पों के बीच उसे कुछ पुरुषों के ताने मारने और एक महिला के गुर्राने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। अंधेरे और धुंध भरे आकाश के नीचे सुजिमो घास में लेटा हुआ था और अपने से लगभग 10 फीट की दूरी पर हो रहे सुजिमो ने कभी भी साधकों से युद्ध नहीं किया था और न ही उनकी रणनीति को जानता था। इसके अलावा वह उन क्षेत्रों से भी अनभिज्ञ था जहां कुछ साधक थे। हालांकि यह सोचकर कि आत्मा बंदर मुसीबत में है, सुजिमो के दिल में एक हत्या का इरादा जाग उठा। उसकी निगाहें ठंडी और भयावह थी। सुजिमो ने एक पल के लिए सोचा। उसने तुरंत हमला नहीं किया, इसके बजाय उसने अपना यह कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं थी। उन्होंने कुल 7 साधकों का सामना किया। एक दुबले पतले चेहरे वाला क्विशोधन योद्धा मुस्कुराया और कामुकता से बोला, युवती, तुम्हारा वृद्धि तावीज ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। यह सही है, तलवारों और खंजरों की आंखें नहीं होती। अगर वे गलती से तुम्हारा छोटा सा चेहरा काट दे तो यह बहुत दुख की बात होगी। हाहा, आपको हमारे मीन एक्वा पाउडर से जहर दिया गया है। आप बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकते, भले ही आप एक फाउंडेशन स्थापना साधक हों। पीले वस्त्र पहने महिला ने गुस्से में अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
उसका चेहरा ठंडा और अलग-थलग था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम में से कुछ लोग मौत को दावत दे रहे हैं। तुम सिर्फ क्यूई शोधन योद्धा हो। मैं एज्योर फ्रॉस्ट संप्रदाय की साधक हूँ। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। सुजिमो दंग रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पीले वस्त्रधारी महिला एक फाउंडेशन स्थापना साधक होगी। डरावनी बात यह थी कि उसे मीन एक्वा पाउडर से जहर दिया गया था, इसलिए वह इन 5 क्यूई शोधन योद्धाओं के लिए एक मैच नहीं होगी। क्यूई शोधन योद्धा द्वारा उल्लिखित वृद्धि तावीज के बारे में सुजीमो ने सुना था। क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक, जिसका चेहरा बड़ा था, ने व्यंग्य किया, अरे जब से हम जानते हैं कि तुम एज्योर फ्रॉस्ट संप्रदाय के साधक हो, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तुम जॉयफुल सेवन के हाथों में पड़ गए हो। हम तुम्हें इतना आनंदित महसूस कराएंगे कि तुम मौत के लिए तरस जाओगे। आज्ञा। शब्दों से विचलित होकर पीले वस्त्रधारी महिला द्वारा नियंत्रित उड़ती तलवार एक क्षण के लिए रुक गई। परिणाम स्वरूप वह 2 अन्य उड़ती तलवारों से घायल हो गई। खनक खनक पीले वस्त्र पहने महिला के चारों ओर एक सुनहरी चमक वाली ढाल दिखाई दी और उसने 2 उड़ती तलवारों को रोक दिया। हालांकि वार के प्रभाव से ढाल में दरारें पड़ गईं और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी पीले वस्त्र पहने महिला ने बिना कुछ कहे अपने लाल होठों को भींच लिया। उसने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया और हार मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर आत्मा बंदर के बगल में बैठा गंजा सिर वाला क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा आराम से दिख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैंगलैंग माउंटेन रेंज की इस यात्रा में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। इस महिला के पास निश्चित रूप दोनों ने देखा कि परिणाम बिल्कुल निश्चित है, तो वे थोड़ा आराम करने और सहजता से बातचीत करने से खुद को रोक नहीं सके। इस समय आत्मा बंदर की आंखों में खूनी चमक थी। पहले तो वह जमीन पर टिका हुआ था, फिर अचानक उसने अपना शरीर घुमाया और अपना मुंह चौड़ा किया। अपने तीखे दांत दिखाते हुए उसने अपने बगल में खड़े क्यूई शोधन योद्धा की गर्दन पर काट लिया। आत्मा बंदर के अंग हिल नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें बांध दिया गया था। हालांकि काटना उसके जन्म से ही एक जन्मजात कौशल था। यदि यह क्यूई शोधन योद्धा को सफलतापूर्वक काट सकता है तो बाद वाले के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। आत्मा बंदर लंबा और बड़ा था। उसे क्यूई शोधन योद्धा को काटने के लिए अपना सिर नीचे करना पड़ा, जो अपेक्षाकृत छोटा था। इसके अलावा उसका शरीर संयमित था। इस तरह उसकी कार्रवाई थोड़ी देरी से हुई और उस व्यक्ति ने समय पर प्रतिक्रिया की छड़ी पकड़े हुए क्यूई शोधन योद्धा का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से चकमा देकर भाग गया। पियर्स हालांकि वह अपनी गर्दन के महत्वपूर्ण बिंदु पर काटने से बच गया था, लेकिन उसके कंधे की नोक पर मांस का एक बड़ा टुकड़ा आत्मा बंदर द्वारा फाड़ दिया गया था। उसमें से ताजा खून बह रहा था। क्यूई शोधन योद्धा दर्द से कराह उठा। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। उसने अपनी कमर के नीचे छोटे कपड़े के थैले को छुआ और उसकी हथेली में एक चीनी मिट्टी की बोतल दिखाई दी। उसने बोतल खोली और पाउडर जैसा पदार्थ निकाला और फिर उसे अपने घाव पर लगाया। इससे ताजा खून बहना बंद हो गया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा ने अपने घाव को जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। आत्मा बंदर कांप उठा। उसकी आंखों में दर्द की झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि छड़ी के इस प्रहार से आत्मा बंदर घुटने टेकने को मजबूर नहीं हुआ। इसके विपरीत इसने उसकी हत्या की प्रवृत्ति को और भड़का दिया। आत्मा बंदर ने फटे हुए मांस के टुकड़े को बेतहाशा चबाया, जिससे एक क्रूर और खतरनाक चमक दिखाई दी। फिर उसने उसे एक घूंट में निगल लिया। इसके बाद वह क्यूई शोधन योद्धा की ओर मुड़ा और अपनी आंखों में मजाक भरी नजर के साथ जोर से गागा हंसा। वह अदम्य, जिद्दी और अड़िग था। कमीने, तुम मौत को दावत दे रहे हो। आत्मा बंदर के व्यवहार को देखकर क्यूई शोधन योद्धा का क्रोध और बढ़ गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका घाव फट जाएगा या नहीं। उसने स्टील की छड़ को फिर से उठाया और उसे आत्मा बंदर के सिर के ऊपर की ओर पटक दिया। इसी समय एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम ही मौत को दावत दे रहे हो। जब यह ध्वनि सुनी गई तो उसके साथ मृत्यु की एक प्रबल आभा थी, जिससे उसका लगभग दम घुट गया। यह कौन है? तुम सचमुच चुपचाप मेरे पीछे आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सिर में दर्द होने लगा और वह तुरंत बेहोश हो गया। शुरू में क्यूई शोधन योद्धा जो दूसरी तरफ खड़ा था, जब उसने अपने साथी को उत्तेजित होकर आत्मा बंदर को सबक सिखाते देखा तो वह शांत दिख रहा था। उसने ऐसा भयानक और खौफनाक दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी।
कुछ दूरी पर झाड़ी थोड़ी सी हिल गई थी, लेकिन गंजे सिर वाले क्यूई शोधन योद्धा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि अगले ही पल एक रहस्यमयी आकृति उसके साथी के पीछे दिखाई दी। धुंध और अंधेरे आसमान में लिपटा हुआ घुसपैठिया एक विशाल जानलेवा आभा बिखेर रहा था, मानो वह नरक से आया कोई भूत हो। यह बहुत जल्दी और अचानक हुआ। घुसपैठिए ने छड़ पकड़े हुए क्यूई शोधन योद्धा के सिर पर अपनी हथेली पटक दी। वह चौंक गया और खुद का बचाव करने में असमर्थ हो गया। पूप पूप पूप। छड़ पकड़े हुए क्यूई शोधन योद्धा का सिर वास्तव में सीधे उसकी छाती में दबा हुआ था। गर्दन से मांस और रक्त के फटने की खून जमा देने वाली आवाजें आ रही थीं। गंजे सिर वाला क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा हैरान था। जैसे ही वह जोर से चिल्लाने वाला था, उसने देखा कि घुसपैठिया लगातार कदम उठा रहा है। वह व्यक्ति अपने पैर फैलाए हुए था और सिर्फ 2 कदम में ही उसके पास पहुंच गया था। हत्या का माहौल सर्वत्र व्याप्त था। इस दबंग आभा ने गंजे सिर वाले क्यूई शोधन योद्धा को अपने मुंह में शब्दों को फिर से अपने गले में निगलने के लिए मजबूर कर दिया। गंजे सिर वाले क्यूई शोधन योद्धा ने सहज रूप से अपने हाथों को कमर पर बंधे कपड़े के थैले की ओर बढ़ाया। वह तभी थोड़ा शांत हुआ जब एक उड़ती हुई तलवार उसके हाथों में आकर गिरी। हालांकि इससे पहले कि क्यूई शोधन योद्धा अपने गंजे सिर वाले क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा की खोपड़ी एक ही वार में चकनाचूर हो गई। उसका दिमाग फट गया और वह मौके पर ही मर गया। वास्तव में जब आत्मा बंदर ने छड़ी पकड़े हुए क्यूई शोधन योद्धा को काटने की कोशिश की तो सुजीमो ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी। हालांकि चूंकि दोनों पक्ष एक दूसरे से लगभग 10 फीट की दूरी पर थे, इसलिए सुजिमो ने पकड़े जाने के डर से अपनी गति बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। जब सुजिमो इन 2 क्यूई शोधन योद्धाओं के पास पहुंचा तो उन्हें एक घातक आपदा का गोह ओह मां बंदर ने सुजिमो को पहचान लिया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दिल में उत्साह व्यक्त करने के लिए जोर से चिल्लाया। सुजिमो ने आत्मा बंदर की अनदेखी की बिना कुछ कहे और शांत भाव से उसने गंजे सिर वाले क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा को मार गिराया। मुड़ते और चलते हुए वह सीधे दूसरे युद्ध के मैदान में चला गया, हमला करने से बहुत पहले ही। सुजिमो ने साफ साफ सुना कि ये 7 लोग जॉयफुल कबीले से थे। कौन जानता था कि इस कबीले में कौन कौन से शक्तिशाली साधक थे? क्या वे उसका शिकार करेंगे? दूसरे युद्ध क्षेत्र में आनंदपूर्ण कबीले के 5 क्यूई शोधन योद्धा परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन से सदमे में आ गए। किसने सोचा होगा कि उनके कबीले के 2 सदस्य कुछ ही क्षणों में गंभीर रूप से मर जाएंगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि घुसपैठिया जानवरों की खाल पहने हुए था और उसके चेहरे पर काली दाढ़ी थी। वह एक असभ्य आदिम जंगली आदमी की तरह लग रहा था। वे उसके शरीर से किसी भी तरह की आत्मा क्यूई के प्रवाह को भी महसूस नहीं कर सके। वह किसान नहीं था क्या? ऐसा बर्बर व्यक्ति वास्तव में 2 स्तर 6 क्यूई शोधन योद्धाओं को पलक झपकते ही मार सकता है। उन 5 को सोचने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि यह बर्बर व्यक्ति पहले ही व्यापक हत्या के इरादे और राक्षसी आभा के साथ उन पर टूट पड़ा था। सुजीमो का सामना कर रहे मोटे चेहरे वाले क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा की आंखों में क्रूरता की झलक थी। वह गंभीर रूप से मुस्कुराया। ये बर्बर कहाँ से आया है? तुम्हें खतरे का कोई आभास नहीं है? आदमी ने गुर्राहट के साथ अपनी उड़ती हुई तलवार को आगे बढ़ते हुए सुजिमो की ओर तान दिया। उड़ती हुई तलवार से प्रकाश की किरण चमक उठी। तलवार की आभा और भी तीव्र हो गई। ये बहुत ही असाधारण था। सुजिमो ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। इस उड़ती हुई तलवार का सामना करते हुए उसने शुरू में तलवार को चकनाचूर करने या दूर फेंकने के लिए गोजाती एनाकोंडा स्वेत के बाद उन्होंने टेंडेंस ट्रांसफॉर्मेशन की एक और घातक चाल एनाकोंडा स्ट्रैंगल को अंजाम दिया। कैंगलैंग पर्वत श्रृंखला के सभी आत्मिक जानवर इस बात से अवगत थे, एनाकोंडा द्वारा काटे जाने के बाद भी कोई बच सकता है। हालांकि अगर किसी का शरीर एनाकोंडा द्वारा कुंडलित हो जाए तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। यदि किसी का शरीर एनाकोंडा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत भी हो तो भी अंततः उसकी दम घुटने से मृत्यु हो जाएगी। पिछले 6 महीनों में हालांकि आत्मा बंदर अक्सर सुजिमो के साथ झगड़ा करता था, लेकिन उसने कभी भी सुजिमो को अपने करीब आने और कुंडली मारने की अनुमति नहीं दी थी। इस क्यूई शोधन योद्धा का शरीर आत्मा बंदर जितना मजबूत और लचीला नहीं था। सुजिमो ने पाक की गगनभेदी आवाजें सुनी जा सकती थीं। यह भयानक और विभत्स था। पूप हवा में खूनी कोहरा छा गया। सबकी निगाहों के सामने एक भारी भरकम आकृति फट गई और मांसल कीचड़ में तब्दील हो गई। यह महान जंगल के 12 दानव राजाओं के
रहस्यवादी क्लासिक की असली शक्तियां थीं। इस आदमी को मारने के बाद सुजिमो रुका नहीं। उसने हल स्वर्ग की चाल का इस्तेमाल किया और एक दुबले पतले और कमजोर चेहरे वाले दूसरे क्यूई रिफाइनमेंट योद्धा की ओर बढ़ा। यद्यपि सुजिमो को वहां उपस्थित 5 क्यूई शोधन योद्धाओं के साधना क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी अपनी आत्मिक अनुभूति का उपयोग करते हुए वह स्पष्ट रूप से यह समझ सकता था कि यह उड़ती हुई तलवार सुजिमो की ओर बढ़ी। इसकी गति गड़गड़ाहट और बिजली की तरह तेज थी। पीले वस्त्रधारी महिला पर हमला कर रहे 3 क्यूई शोधन योद्धाओं में से एक भी आगे आया और उसने अपनी उड़ती हुई तलवार को सुजिमो की पीठ के बीच में छेदने का निर्देश दिया। 2 क्यूई शोधन योद्धाओं ने सुजिमो को घेरने और उस पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया। सुजिमो की पीठ पर आंखें उग आई थीं। पीछे मुड़े बिना ही वह आगे की ओर बढ़ते हुए चकमा देकर अपनी पीठ की ओर उड़ती हुई तलवार से बच निकला। इसके साथ ही सुजिमो ने अपने बैकहैंड का उपयोग करके अपनी पीठ पर थंडरबोल्ट सेबर को पकड़ लिया, अपनी बाहें फैला दी और अपनी ओर आती उड़ती हुई तलवार की ओर वार किया। क्लैंग। हथियारों के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाजें सुनी जा सकती थीं। उड़ती तलवार से टकराने के बाद थंडरबोल्ट सेबर टूट गया। उस टुकड़े के चारों ओर दरारें दिखाई देने लगी। जाहिर है सेबर बर्बाद हो गया था और अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। सुजिमो दंग रह गया। जब से उसे थंडरबोल्ट सेबर मिला था तब से वह हमेशा उसके काम आता रहा था। यह आत्मा के जानवरों की त्वचा, बाल, मांस और खून को भी काट सकता था। अप्रत्याशित रूप से यह साधक की फुर्तीली, लंबी और पतली उड़ती तलवार से टकराने के बाद लगभग टुकड़ों में बिखर गया। सुजिमो के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसे कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही अपना उद्देश्य प्राप्त कर चुका था। थंडरबोल्ट सेबर ने उड़ती तलवार पर वार किया था। उसके शरीर से निकली चौंकाने वाली ऊर्जा पर सवार होकर इसने पहले ही उड़ती तलवार को एक विचलित मार्ग पर भेज दिया था जो कुछ दूरी पर था। उड़ती हुई तलवार जो शुरू में सुजिमो की वह करीब आ रहा था। सुजिमो ने उड़ती तलवार को रोकने के लिए थंडरबोल्ट सेबर का उपयोग किया ताकि वह और पतले और कमजोर क्यूई शोधन योद्धा के बीच की दूरी को कम कर सके। सुजिमो को डाई यू के शब्द याद आ गए। ज्यादातर साधकों के शरीर अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। जब तक आप उनके हमले की पहली लहर को रोक सकते हैं और आप दोनों के बीच की दूरी को कम करने का मौका ले सकते हैं, तब तक